दोस्तों रेरा की ज़रूरत क्यों पड़ी? रियल एस्टेट में क्या गलत हो रहा था कि हमें रेरा की ज़रूरत पड़ी? आपने एक फ्लैट बुक किया मान लेते हैं, बैंक से लोन लिया आपने, हर महीने ईएमआई भर रहे हो, राइट? साथ में करंट हाउस की रेंट भी दे रहे हो। फिर भी और बिल्डर बोल रहा है कि आपको पोज़ीशन जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन वो जल्दी कब आएगा इसका कोई क्लियर आंसर नहीं होता था। ये प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से इंडिया में रेरा की ज़रूरत पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन भगत और आज सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि रेरा आखिरकार क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। रेरा से पहले प्रॉब्लम क्या थी? एक टाइम पर इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। नए बिल्डर्स आ रहे थे, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे थे और बायर्स अपने ड्रीम होम्स के लिए बुकिंग कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बायर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं था। बिल्डर्स और बायर के बीच इंफॉर्मेशन और बार्गेनिंग पावर का गैप बहुत बड़ा था और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बायर पर पड़ता था। प्रॉब्लम नंबर 1 है, अगर हम इसकी पोजीशन देखो तो फर्स्ट वो पोजीशन डिले करते थे। मान लीजिए आपने 2015 में घर बुक किया, बिल्डर ने कहा 3 साल में पोजीशन है। आपने लोन लिया, ईएमआई स्टार्ट हो गई, लेकिन 3 साल के बाद भी घर रेडी नहीं हुआ है। अब आप क क्या करोगे? ईएमआई भी भरनी है और रेंट भी भरनी है, राइट? और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात होती थी कि बायर के पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि प्रोजेक्ट एक्चुअली कंप्लीट कब होगा। जो दूसरा प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन। बायर प्रोजेक्ट बुक कर रहा है लेकिन प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स नहीं है, लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट स्टेटस और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में ट्रांसपेरेंसी लिमिटेड होती थी। बायर के लिए वेरीफाई करना डिफिकल्टी था कि बिल्डर जो प्रॉमिस कर रहा है वो ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, राइट? जो दूसरा प्रॉब्लम था बायर के पास पैसा। पैसा कहाँ जा रहा है? बायर ने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया, लेकिन अगर डेवलपर उस मनी को प्रॉपर रिंग फेस ना करे, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। बायर के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है था कि मैंने जिस घर के लिए पैसा दिया है, क्या मेरा पैसा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम नंबर 4 इज़ कंप्लेंट कहाँ करें? अगर बायर और बिल्डर के बीच डिस्प्यूट हो गया, पोज़ीशन डिले हो गया, कमिटमेंट फुलफ़िल हो नहीं हुआ, ये कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई, राइट? तो बायर के पास एक डेडिकेटेड रेगुलेटरी मैकेनिज़्म की ज़रूरत थी, जहाँ वो कंप्लेन कर सके। वो एक बहुत ही रिक्वायरमेंट था, जैसे कि सेबी में स्टॉक मार्केट के लिए। फिर रेरा आया इन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के ऑब्जेक्टिव से। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 यानी रेरा इंट्रोड्यूस किया। इसका बेसिक आइडिया सिंपल था, रियल एस्टेट मार्केट को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और बायर फ्रेंडली बनाना। रेरा ने डेवलपर्स और बायर्स दोनों के लिए रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर बनाने की डायरेक्शन में काम किया। आज अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हो तो सिर्फ ब्रोशर और सेल्स पिच पर डिपेंड करना इनफ नहीं है। प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूवल्स, टाइमलाइन और अवेलेबल डिस्क्लोजर चेक करना भी इम्पोर्टेंट है। सो रेरा सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। आप लोगों को लगता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर है तो बढ़िया है सब कुछ। इसके पीछे एक सिंपल थॉट था, प्रॉपर्टी बायर्स को इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मिलनी चाहिए। और अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रेरा को समझना बेसिक नॉलेज नहीं है, एसेंशियल नॉलेज है, राइट? और आपका रियल एस्टेट के कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि रेरा एक्चुअली करता क्या है और बायर को इससे क्या प्रोटेक्शन मिलती है।